हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे रीचर सीजन 1 के एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 1 की कहानी हमें एक मर्डर से दिखाई जाती है, जहां पर एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है। पहले उसे गन शॉट से मारा जाता है, उसके बाद उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती है। ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें नहीं पता है। इसके बारे में हमें लास्ट एंडिंग में दिखाया जाएगा। यही इस एपिसोड का सस्पेंस होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें जैक रीचर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसकी हाइट 6 फुट 5 इंच है और ये आदमी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये एक रिटायर्ड मेजर है और अपनी सर्विस को कम्प्लीट कर चुका है और यहाँ पर ये मार्गरेव नाम के एक टाउन में आता है। यहाँ पर रिचर क्यों आता है इसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। रिचर एक लड़की और लड़के को देखता है जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहाँ पर लड़की उससे माफी मांग रही है कुछ पैसों की वजह से। वो लड़का उसे मार रहा है और उसे कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पर उसके वो पैसे उड़ाने की वो बात कर रहा होता है। तो रिचर वहाँ पर उस लड़के को जस्ट देखता है और वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फटू वहाँ से भाग जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब रिचर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठता है और पाया का ऑर्डर करता है। जहाँ पर अब रिचर पाया खाने ही वाला होता है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब रिचर को पता होता है कि वो पुलिस उसके लिए आई है। रिचर उस पाए को भी नहीं खाता है और वहाँ पर पुलिस आकर उसे कहती है कि हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं एक मर्डर के जुर्म में। रिचर को उस मर्डर का भी नहीं पता होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब रिचर एक पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ पर हमें ऑस्कर फिनली नाम का एक चीफ नजर आता है जो इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। अब ऑस्कर फिनली उसे कहता है इसे मेरे रूम के अंदर भेज दो, मुझे इससे बात करनी है। तो वहाँ पर रिचर की कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसकी चीजों को दिखाया जाता है। बैटरी का बैग भी मिलता है और कुछ पैसे। वहाँ पर एक पासपोर्ट होता है जो रिचर से बरामद होते हैं। रिचर के पास कोई फोन नहीं होता है, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। रिचर की कुछ फिंगरप्रिंट्स को लेकर वो फिनली ऑस्कर के पास उसे भेज देते हैं। यहाँ पर फिनली ऑस्कर उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम रिचर के बारे में और चीजें पता चलती हैं। रिचर की कहानी कुछ ऐसे होती है कि उसका कोई इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया पर उसका नाम नहीं होता है। रिचर की कोई आईडी नहीं होती है। रिचर ऑनलाइन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होता है। रिचर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जिससे पुलिस स्टेशन में बहुत ही ज्यादा हैरानगी होती है कि आखिरकार ये आदमी कौन है। क्या ये कोई गोस्ट है जिसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। जस्ट उसके बारे में इतना ही पता होता है कि रिचर एक रिटायर्ड मेजर है जो कि अपनी सर्विस को कंप्लीट कर चुका है और उसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का आरोप नहीं है। रिचर पूरी तरह क्लीन शीट की तरह होता है, जिसके बारे में कॉनक्लीन ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। अब कॉनक्लीन यहाँ पर ये सब कुछ अपने एक और पुलिस स्टेशन वाले साथी को बता रही होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब फिनली उसे उस मर्डर के बारे में बताता है जो कि हम एपिसोड के स्टार्ट में देख चुके होते हैं। अब उस आदमी के बारे में जब वो बताता है कि उसे कैसे कैसे मारा गया है और उसके सर के ऊपर कितनी चोटें हैं, उसकी हड्डियों को पूरी तरह तोड़ दिया गया है और उसे गोली भी लगी है जो कि ऐसी गन से लगी है जिसे आप स्नाइपर भी नहीं कह सकते हैं। वो 95 mm की गोली है जो कि उसके सर से मिली है। यहाँ पर ये रिचर सारी बातें सुन रहा होता है बट फिनली को कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। अब फिनली को समझ में आ जाता है कि ये मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहता, तो वहाँ से वो उठकर चला जाता है। जब वो बाइक की तरफ जाता है तो वहाँ पर रिचर उसे कहता है मुझे अपने लॉयर की जरूरत है। तो फिनली उसे कहता है फाइनली तुम बोलते हो, ये मुझे आज पता चला है। तो वहाँ पर रिचर उसे कहता है कि मैं वक्त आने पे बोलता हूँ, जहाँ मुझे लगे मैं वहीं पर ही बोलता हूँ, तुम्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए। फिनली चुप कर जाता है और उसके पास बैठ जाता है। वहाँ पर रिचर फिनली चुप कर जाता है और उसके पास बैठ जाता है। वहाँ पर रिचर उस केस के बारे में उसे बात करता है और उसे कहता है जिस तरह से तुमने मुझे ये मर्डर बताया है इससे तो ये साबित होता है यहाँ पर एक ऐसी गन को यूज किया गया जिसके आगे सिलेंसर लगाया गया है। पहले उस आदमी को गोली मारी गई है और उस आदमी को गोली मारने के बाद उसका बुरी तरह से मर्डर किया गया। मतलब तुम जो बात कर रहे हो ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, ये 3 आदमियों का काम है। ये एक आदमी नहीं कर सकता है और मैं अकेला हूँ, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पर फिनली उसे कहता है कि तुम उस रात वहाँ पर गुजरे थे, मतलब तुम उस रात वहीं पर ही वॉकिंग कर रहे थे जिस रात ये मर्डर हुआ था और हमें वहीं से ये लाश मिली है। वहाँ पर रिचर कहता है कि मैं बस के आने का वेट कर रहा था, मुझे मार्ग्रेव आना था, तो ये मार्ग्रेव से काफी दूर है। तो वहाँ पर अब रिचर उसे अपनी कहानी बताता है। तो वहाँ पर रिचर से वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। ये काफी कॉन्फिडेंट वाली बात है कि जिस रात मर्डर हुआ उस रात तुम वहीं पर ही थे, उसी बस स्टैंड पे थे, उसी हाईवे पे थे और उसके बाद तुम मार्ग्रेव आते हो। मार्ग्रेव आने का तुम्हारा क्या मकसद है। तो वहाँ पर वो एक ब्लाइंड ब्लेक नाम की जगह का लेता है। यहाँ पर रिचर एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करने आता है। यहाँ पर एक लेजेंड सिंगर मर चुका होता है जिसके बारे में रिचर को जानना होता है कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई है। बस रिचर इसीलिए यहाँ पर मार्ग्रेव में आता है। अब यहाँ पर रिचर की स्टोरी सुनकर फिनली बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है तुमने अच्छी स्टोरी बनाई है बट मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। अगर तुम वहाँ पर बस का वेट कर रहे थे तो इसका गवाह कौन है। तो वहाँ पर रिचर कहता है मेरे पास एक गवाह है जो कि मेरी गवाही दे सकता है, वहाँ का जो ड्राइवर है। तो यहाँ पर फिनली उसे कहता है ठीक है, ये भी मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ क्योंकि तुम एक सफर तय कर आए हो। $212 देकर 500 माइल का सफर तय करके 24 घंटे में तुम मार्ग्रेव टाउन में आते हो और तुम्हारा मकसद सिर्फ इतना सही है, तुम एक ब्लाइंड ब्लैक जगह पर आ रहे हो जहाँ पर एक सिंगर का मर्डर हुआ था। उसकी मर्डर की तुम्हें जांच करनी है और जानना है कि वो कैसे मरा था। और ये मैं सारी कहानी तुम्हारी सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। मैं तुम्हारी किसी भी कहानी पर बिलीव नहीं करता हूँ जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती है और तुम्हारे यहाँ आने का हमें कोई सबूत ना मिल जाए, तब तक तुम हमारे पास ही यहाँ पर रहोगे। तो यहाँ पर रिचर चुप कर जाता है और उसे कहता है ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं करना
करना है तो तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और मुझे अपने लॉयर की जरूरत है। यहाँ पर ऑस्कर चुप कर जाता है और बाइक की तरफ जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें रिचर्ड और जॉय को दिखाया जाता है। ये दोनों भाई हैं। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही हैप्पी रह रहे हैं। रिचर्ड अपने भाई की हेल्प करना चाहता है। यहाँ पर इन दोनों का हमें बचपन भी दिखाया जाता है। मतलब रिचर्ड का एक भाई है जिसका नाम जॉय है। अब यहाँ पर वो जॉय को ढूंढने है ये तो नहीं पता है, बट सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें ऑस्कर और रेसियो को दिखाया जाता है जो कि एक पॉल नामी शख्स जो कि एक बैंक मैनेजर है वहाँ पर उसके पास घर पर जाते हैं और उससे जाकर वो बात करते हैं, इस मर्डर के बारे में पूछते हैं क्योंकि उस रात वहाँ पर उसके फोन के सिग्नल उन्हें मिलते हैं। तो ये बात सुनकर पॉल थोड़ा सा हैरान होता है और उन्हें कहता है हो सकता है मैं उस रात हाईवे से गुजरा हूँ तो मेरे फोन के सिग्नल मिले हों, तो इसमें कोई कॉन्फिडेंस वाली तो बात नहीं हो सकती है जिससे ये साबित होता हो कि मैंने वो मर्डर किया है। तो वहाँ पर ऑस्कर चुप कर जाता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक ब्लैक मर्सिडीज जो पॉल के घर के सामने आती है जिसको पॉल देखता है और वहीं पर ही कहता है कि मैंने ये मर्डर किया है, तुम मुझे यहाँ से लेकर जा सकते हो। तो वहाँ पर ये बात सुनकर ऑस्कर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और पॉल को कहता है अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि तुम मुजरिम नहीं हो और अब तुम एकदम से कह रहे हो कि तुमने ये कत्ल किया है, तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ, आखिरकार इसकी क्या वजह है। और ऑस्कर को पता है यहाँ पर पॉल ने अपना जुर्म कबूल किया है, उसने वो नहीं किया है या किया है ये तो नहीं पता है, बट वहाँ पर पॉल उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में वहाँ पर रिचर्ड होता है। जब रिचर्ड पॉल को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर रिचर्ड को बोला जाता है कि तुम अब आजाद हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हमें वो मर्डरस मिल चुका है जिसने ये मर्डर किया है, तो तुम यहाँ से आजाद हो। अब वहाँ पर रिचर्ड से कहता है ठीक है मैं चला जाता हूँ बट मेरे हाथ खोल दो। तो वहाँ पर कॉन्क्लिन को बोला जाता है कि इसके हाथ खोल दो। तो रिचर्ड कहता है रहने दो, मैं अपने हाथ खुद ही खोल लूंगा। तो वहाँ पर रिचर्ड अपने हाथ खुद ही खोल लेता है जिसे ऑस्कर देखकर बहुत ही हैरान होता है। अब यहाँ पर रिचर्ड बाइक की तरफ जाता है और ऑस्कर से वो बात करता है। ऑस्कर को वो बताता है कि मर्डर कैसे हुआ और कब हुआ, जबकि ऑस्कर को वो क्लियर कर चुका होता है ये 3 आदमियों का काम है, ये एक आदमी का काम नहीं है। तुम्हें कैसे लगता है कि वो आदमी कत्ल कर सकता है जो कि एक बैंक मैनेजर है और वो कत्ल कर रहा है और तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले रहा है। ये सारी बातें जब रिचर्ड ऑस्कर से करता है तो ऑस्कर की दिमाग की घंटियां बजती हैं और वो कहता है हाँ मैं ये बात समझ सकता हूँ, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये आदमी ने अपना जुर्म कबूल किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और ये किसको बचा रहा है, ये बात हमें जाननी होगी। वहाँ पर रिचर्ड जब सारे केस की इन्वेस्टिगेशनों से बताता है कि तुम्हारे पुलिस वाले भी बीच में मिले हुए हैं, वहाँ पर उसके वो पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगाता है। तो यहाँ पर ऑस्कर जो होता है वो चुप कर जाता है और अंदर की तरफ जाता है। रिचर्ड को कहता है तुम मेरे साथ अंदर चलो और इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले को बुला लेता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर से वो बात पूछता है और उससे कहता है रिचर्ड जो तुमसे पूछेगा तुम्हें बस उसी बात का जवाब देना है। तो यहाँ पर रिचर्ड उससे कुछ क्वेश्चन करता है और उससे पूछता है कि तुम जब वहाँ पर गए थे तो तुमने क्या देखा था। तो वहाँ पर वो बताता है। तो रिचर्ड से कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है। तो वहाँ पर वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है। तो वहाँ पर उससे वो उसके शूजों के बारे में पूछता है जिससे वो कहता है कि तुम उस रात अपने शूज पहनकर नहीं गए थे, तो तुमने वो किसके शूज पहने हुए थे। वहाँ पर अब पुलिस स्टेशन वाला बताता है कि वो मैंने अपने शूज नहीं पहने हुए थे। वहाँ पर उसके शूजों को लेकर क्वेश्चन किया जाता है जिससे अब ये साबित हो रहा होता है कि पुलिस वाले भी इस मर्डर के अंदर शामिल हैं। तो यहाँ पर अब रिचर्ड के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और ऑस्कर को भी समझ में आ रहा होता है कि रिचर्ड उसकी हेल्प कर रहा है इस मर्डर को सॉल्व करने में। यहाँ पर अब उस पुलिस वाले को भेज दिया जाता है और ऑस्कर उसे कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें पॉल के साथ जेल भेजा जा रहा है, वहाँ पर जाकर तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे और पॉल से जानने की कोशिश करोगे आखिरकार वो किसको बचाना चाह रहा है और इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है। तो वहाँ पर रिचर्ड से कहता है मैंने तुम्हारी जितनी हेल्प करनी थी मैंने कर दी है, अब मुझे कोई और काम भी करना है, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मुझे वो काम करना है, मैं तुम्हारी हेल्प से ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तुम पुलिस वाले हो, तुम मुझसे सच गुलवा सकते हो, तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वहाँ पर ऑस्कर उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ क्योंकि तुम अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुए हो, हमें तुम्हारी तरफ से कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसकी वजह से मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मार्गरेट के अंदर हो, मैं तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा रहा हूँ और तुम्हें मैं इसके साथ ही जेल के अंदर भेज रहा हूँ। तो वहाँ पर रिचर्ड चुप कर जाता है। रिचर्ड को समझ में आ जाती है कि जब तक ये इसकी हेल्प नहीं करेगा तब तक ये नहीं मानेगा। वहाँ पर रिचर्ड भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें उन्हें जेल के अंदर देखते हैं जहाँ पर कुछ गुंडे रिचर्ड के सेल के अंदर आ जाते हैं और आकर पॉल से बदतमीजी करते हैं। वहाँ पर पॉल को वो टॉर्चर कर रहे होते हैं जिससे रिचर्ड सब कुछ ये देख रहा होता है और वो पॉल को कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे रिचर्ड को गुस्सा आता है और वो उस गुंडे को बहुत ही बुरी तरह मारता है। अब यहाँ पर रिचर्ड ने अपनी दुश्मनी ले ली होती है। अब उस गुंडे के जो साथी होते हैं वो बाहर रिचर्ड का वेट कर रहे होते हैं। अब रिचर्ड पॉल से पूछता है तुमने वो मर्डर नहीं है, अब रिचर्ड पॉल से पूछता है तुमने वो मर्डर नहीं किया तो तुमने वो इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया। तो यहाँ पर पॉल उसे सब कुछ सच बताता है। उसे कहता है कि मैंने कुछ अकाउंट्स में उनकी हेल्प की है, मतलब मैंने कुछ ब्लैक मनीज को किसी अकाउंट में ट्रांसफर किया जिसकी वजह से मुझे ये डर है कि वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो मैं अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, वो मेरी बीवी और बच्चों को मार डालेंगे, इसलिए मैंने इस मर्डर का अपने ऊपर इल्जाम दिया है। तो यहाँ पर रिचर्ड को समझ में आ जाता है क्योंकि पॉल एक बैंक मैनेजर है जिसमें पॉल ने उनकी कुछ हेल्प की है, कुछ उनकी ब्लैक मनी में। तो यहाँ पर पॉल के बारे में उसको क्लियर हो जाता है कि पॉल ने ये मर्डर नहीं किया। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें रिचर्ड को फिर से दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में होता है और वहाँ पर बहुत सारे गुंडे नहा रहे होते हैं। अब जिस गुंडे को रिचर्ड ने पहले मारा होता है तो उसके और भी गैंगस्टर साथी आते हैं रिचर्ड को मारने के लिए। यहाँ पर रिचर्ड की हमें बहुत ही दमदार फाइट देखने को मिलती है। रिचर्ड उन सबको बहुत ही बुरी तरह मार डालता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, रिचर्ड को एक अलग सेल में डाल दिया जाता है और यहाँ पर अब दूसरी तरफ
ऑस्कर को खबर मिलती है कि रिचर्ड ने जेल के अंदर ये कांड कर दिया है, बट उससे पहले ऑन क्लीन आ जाती है और आकर रिचर्ड के बारे में बताती है, रिचर्ड की क्लीन शीट के बारे में बताती है, रिचर्ड ने कौन कौन से केसेस को सॉल्व किया होता है। रिचर्ड एक बहुत ही अच्छा मेजर रह चुका होता है और उसने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया होता है। ये सारी बातें जब वो ऑस्कर को बताती है तो ऑस्कर को समझ में आ जाता है कि उसने गलत आदमी के साथ पंगा लिया है। तो वहाँ पर ऑस्कर रिचर्ड को वापस जेल से छुड़ाने के लिए कॉन क्लीन को भेज देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब कॉन क्लीन रिचर्ड के पास जाती है, उसे जेल से बाहर निकालती है, जहाँ पर रिचर्ड उसे बताता है कि ये सब कुछ पॉल ने नहीं किया, उसने बस अपने ऊपर इल्जाम दिया, तो इन्वेस्टिगेशन बस इतनी थी, अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मुझे जो काम करना है वो करना चाहता हूँ। अब रिचर्ड उसे कहता है कि मुझे अपनी शर्ट को चेंज करना है क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे गुंडों के खून लग चुके हैं, तो मुझे किसी शॉप पर लेकर जाओ जहाँ पर मैं अपनी शर्ट को चेंज कर सकूँ। और वहाँ पर अब कॉन क्लीन उससे पूछती है मार्ग्रेव आने की वजह, तो रिचर्ड उसे वही बात बताता है जो कि वो स्टार्टिंग में बता चुका होता है, ब्लाइंड ब्लेक के बारे में और एक सिंगर के बारे में। वो उसे वही कहानी बताता है और अपने भाई जो के बारे में बताता है, जो कि एकदम से गायब हो चुका है, जिसे मिले हुए भी उसे काफी साल हो चुके हैं। आखिरी बार उसकी बात उसे मार्ग्रेव में हुई थी, मतलब यहाँ पर ब्लाइंड ब्लेक के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर उसके बारे में वो बताता है कि अब मुझे वो नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, काफी टाइम हो चुका है मैं जॉय से नहीं मिला हूँ, बट मुझे उसे मिलना है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। रिचर्ड एक बार्बर के पास जाता है जिसका नाम मॉजली है और वहाँ पर मॉजली सबके बारे में बताता है। यहाँ पर रिचर्ड टाउन का जायजा लेना चाहता है, मार्ग्रेव में आखिरकार क्या हो रहा है, मार्ग्रेव के कौन कौन से अमीर लोग हैं और मार्ग्रेव के ऊपर कौन राज कर रहा है। ये सब कुछ पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। रिचर्ड यहाँ पर रह चुका होता है, रिचर्ड को मार्ग्रेव के बारे में सब कुछ पता होता है। यहाँ पर मॉजली उसे क्लाइनर के बारे में बताता है जो कि यहाँ का रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है और जिसने ये सारे मार्ग्रेव को यहाँ का खड़ा किया, जिसने मार्ग्रेव को दोबारा से नया स्ट्रक्चर बनाकर खड़ा किया हुआ है और यहाँ पर मार्ग्रेव में उसी का राज चलता है जिसका नाम क्लाइनर है और उसका एक बेटा है जिसका नाम जूनियर क्लाइनर है। और यहाँ पर अब जूनियर क्लाइनर भी हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर जूनियर क्लाइनर जब रिचर्ड को देख रहा होता है तो रिचर्ड उसके पास चला जाता है और उसे कहता है तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है या फिर मेरे साथ कुछ डांस करना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर क्लाइनर उसे कहता है मेजर रिचर्ड क्लाइनर, आपको यहाँ से जाना होगा। वहाँ पर वो रिचर्ड को जानने की धमकी देता है और रिचर्ड को बहुत ही बुरा भला कहता है जैसे वो रिचर्ड को पहले से ही जानता हो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब रिचर्ड फिर से कॉन क्लीन के पास जा रहा होता है जहाँ पर पुलिस स्टेशन में भगदौड़ मची होती है। अब वो फोरेंसिक लैब की तरफ दौड़े होते हैं जहाँ पर ऑस्कर उसे मिलता है। ऑस्कर उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जहाँ पर रिचर्ड उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, ये तुम्हारा केस है, तुम पुलिस वाले हो, तुम इसे खुद सॉल्व करोगे। तो वहाँ पर ऑस्कर उसे कहता है मैं तुम्हें भी क्लीन चार्ट नहीं दे रहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलते हो तो मैं तुम्हें वापस जेल के अंदर डाल दूंगा इस मर्डर के जुर्म में। और अभी तक हमें ये भी सबूत नहीं मिला कि तुम उस बस से आए थे, तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी होगी कि मैं तुम्हें क्लीन चार्ट जब तक नहीं दूंगा तब तक तुम मार्ग्रेव के अंदर नहीं रह सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करने दूंगा। रिचर्ड उसकी एक बार फिर से बात सुन लेता है और उसके साथ फोरेंसिक लैब में चला जाता है। यहाँ पर फोरेंसिक लैब में चला जाता है। यहाँ पर फोरेंसिक लैब में जैस्पर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इंटर्नशिप पे आया, उसका ये पहला केस है जिसके बारे में वो सबको बता रहा होता है। वहाँ पर अब रिचर्ड विक्टिम के हाथ को देखता है। रिचर्ड जब उसे हाथ को देख लेता है तो उसे समझ में आ जाता है, तो वहाँ पर वो सारे केस को सोल्व कर देता है। वहाँ पर वो फोरेंसिक रिपोर्टर के पहले से ही बताने से वो रिचर्ड उस आदमी के बारे में बताता है जिसके बारे में रिचर्ड को सबसे ज्यादा पता होता है। वो उसके दांतों के बारे में बताता है, उसकी हाइट के बारे में बताता है, उसकी उंगलियों के बारे में बताता है और उसकी ब्लड रिपोर्ट के बारे में बताता है, उसका ब्लड कौन से ग्रुप का है। ये सारी चीजें जब रिचर्ड बता देता है तो वहाँ पर उसका ये सुनकर हैरान होता है और वो जैस्पर से पूछता है। जैस्पर उसे कहता है ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो रिचर्ड अब उसे कहता है मुझे वो विक्टिम की लाश दिखाओ। वहाँ पर वो जब उसकी लाश देखता है तो उसका भाई जॉय होता है। जॉय को देखते ही रिचर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वहाँ से रिचर्ड बाइक की तरफ जाता है और वहाँ पर उसका पीछा करता है और उससे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो रिचर्ड उसे कहता है ये सब कुछ जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके सबको मार डालूंगा। यहाँ पर रिचर्ड को कॉन क्लीन और ऑस्कर समझाते हैं और उसे कहते हैं हम इसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और इस केस में तुम हमारी मदद कर सकते हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इस केस को सुलझाने में। तो वहाँ पर रिचर्ड चुप कर जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। वो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं जहाँ पर अब ऑस्कर एक और चीज पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम इस केस को सुलझाने वाले हो। तो वहाँ पर रिचर्ड से कहता है मैं इस केस को जरूर सुलझाऊंगा और एक एक करके उन सबको पकड़ूंगा। तो यहीं पर ही फ्रेंड इस एपिसोड की भी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड की नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।